द गिम्प में आपका स्वागत है। यह ट्यूटोरियल उत्तरी जर्मनी के ब्रेमेन में रॉल्फ स्टाइनॉर्ट द्वारा बनाया गया है। गिम्प इमेजेस में जोड़ तोड़ करने का एक बहुत प्रभावशाली प्रोग्राम है। इस पहले ट्यूटोरियल में मैं आपको गिम्प और इसकी विशेषताओं का एक छोटा सा भ्रमण कराना चाहती हूँ। मैं आपको संक्षेप में बताऊंगी कि वेब के लिए इमेज कैसे तैयार करते हैं। मैं भविष्य के ट्यूटोरियल्स में सविस्तार स्पष्टीकरण दूंगी। इमेज को खोलने के लिए मैं टूल बॉक्स में इमेज को बस खींचूंगी और छोड़ूंगी और यह यहाँ है। इस इमेज पर एक निगाह डालते हैं। मैं इस इमेज को वेब के लिए तैयार करूंगी। अब देखते हैं कि मैं इसके साथ क्या कर सकती हूँ। पहले इमेज झुकी हुई है, इसलिए मुझे इसे थोड़ा सा घुमाना है। फिर इस भाग को हटाने के लिए मैं इसे क्रॉप करना चाहती हूँ, आदमी का पिछला भाग। तीसरी चीज जो मैं करना चाहती हूँ वो है ज्यादा रंग और कंट्रास्ट लाना। मैं इमेज को रीसाइज भी करना चाहती हूँ क्योंकि अब यह लगभग 4000 पिक्सेल्स चौड़ी है, जो कुछ ज्यादा ही है। और फिर मैं इसे शार्प करना चाहती हूँ और इसे जेपीईजी इमेज की तरह सेव करना चाहती हूँ। अब रोटेटिंग के साथ शुरू करते हैं। मैं इमेज के उस भाग में जूम करती हूँ जहाँ सबसे ज्यादा स्पष्ट है कि इमेज झुकी हुई है। आप इसे यहाँ सेव कर सकते हैं। बहरहाल आप स्पेस दबाकर और बस कर्सर घुमाकर इमेज में चारों तरफ घूम सकते हैं। और अब मैं यहाँ क्लिक करके रोटेट टूल चुनती हूँ। रोटेट टूल में डिफ़ॉल्ट रूप से कुछ विकल्प सेट हैं, उन वैल्यूज के लिए जो ग्राफिकल कार्य के लिए उचित हैं और फोटोग्राफिक कार्य के लिए नहीं। अतः यहाँ डायरेक्शन नॉर्मल फॉरवर्ड पर सेट है, लेकिन मैं इसे करेक्टिव बैकवर्ड पर सेट करूँगी। मैं जांचती हूँ यदि मेरे पास उत्तम इंटरपोलेशन है, अतः वह अच्छा है। और प्रीव्यू में मैं इमेज के बजाय ग्रिड चुनती हूँ। मैं स्लाइडर को घुमाकर ग्रिड लाइनों की संख्या बढ़ाती हूँ। आप इसे जल्द ही देखेंगे। मैं इमेज पर क्लिक करके एक ग्रिड प्राप्त करूँगी जो इमेज के ऊपर रहेगा। यह ग्रिड सीधा है और मैं इसे घुमा सकती हूँ और गिम्प करेक्टिव मोड में उसी दिशा में इमेज को घुमाएगा जिससे ग्रिड दोबारा सीधा हो जाए। अब मैं दिखाती हूँ। मैं ग्रिड को इस तरह घुमाऊंगी। मैं निश्चित करने के लिए इमेज के अन्य भागों को जांचूंगी। मुझे अच्छा दिखता है। अब मैं रोटेट बटन पर क्लिक करूंगी। यह कुछ समय लेगा चूँकि इमेज लगभग 10 मेगापिक्सेल्स है। और यह हो गया है। इमेज घूम चुकी है। अब पूरी पिक्चर को देखते हैं। Shift Ctrl E इमेज में वापस लाता है। अगली स्टेप क्रॉपिंग है। मैं यहाँ क्लिक करके क्रॉप टूल चुनती हूँ। मैं इमेज का एस्पेक्ट रेशियो 3:2 रखना चाहती हूँ। इसके लिए मैं यहाँ फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशियो पर क्लिक करती हूँ और 3:2 टाइप करती हूँ। बॉक्स से बाहर निकलने के लिए बस क्लिक करती हूँ और अब मैं क्रॉपिंग शुरू करती हूँ। मैं यहाँ इस आदमी के पैर सम्मिलित करना चाहती हूँ, लेकिन इमेज का यह भाग बाहर निकालना चाहती हूँ। अतः मैं यहाँ इस पॉइंट से शुरू करती हूँ और माउस का बायां बटन दबाकर क्षेत्र को चुनने के लिए बाईं तरफ ऊपर खींचती हूँ। ध्यान दें कि एस्पेक्ट रेशियो अचर है। और अब मुझे निश्चित करना है कि कितनी दूर तक खींचना है। मुझे लगता है यह बिल्कुल अच्छा है। अब बॉर्डर्स को जांचते हैं। हमने यह भाग निकाल दिया है। एक व्यक्ति यहाँ बैठा है। मुझे लगता है यहाँ उस व्यक्ति को पिक्चर में रहने के लिए काफी जगह है। अतः मैं इसे उसी तरह छोड़ दूंगी क्योंकि यह अच्छा लगता है। यहाँ ऊपर खिड़कियाँ हैं। उनको खिड़कियों की तरह देखने के लिए इमेज में वह काफी हैं। लेकिन मुझे लगता है यहाँ पैरों पर चारों तरफ ज्यादा जगह नहीं है। अतः मैं बस इमेज पर क्लिक करूंगी और इसे थोड़ा सा नीचे खींचूंगी। मुझे लगता है अब यह अच्छा है। लेकिन अब यहाँ बहुत अधिक खिड़कियाँ नहीं दिखती हैं और यहाँ जो व्यक्ति बैठा है वो बॉर्डर के बहुत निकट है। अतः अब इमेज को थोड़ा सा बड़ा बनाना है। यहाँ हमें एक परेशानी होने वाली है। शायद आप इसे देख सकते हैं। यह रोटेशन के समय हुआ।
यहाँ एक छोटा सा भाग है जो अब पारदर्शी है, मैं उसे सम्मिलित नहीं करना चाहती हूँ। अतः क्रॉप टूल पर वापस जाते हैं। मैं यहाँ थोड़ी ज्यादा जगह चाहती हूँ, अतः मैं इसे ऊपर खींचूंगी, ज्यादा दूर नहीं। मुझे लगता है यह बिल्कुल अच्छा है। अब बस इमेज पर क्लिक करती हूँ और यहाँ हमारे पास क्रॉप की हुई और रोटेट की हुई इमेज है। Shift Ctrl E हमें पूरे व्यू पर वापस लाता है। अगले स्टेप में मैं थोड़ा सा रंग और कंट्रास्ट को बढ़ाना चाहती हूँ। यहाँ बहुत से तरीके हैं। मैं कलर लेवल्स प्रयोग कर सकती थी, यह यहाँ है, कर्व्स और कुछ स्लाइडर्स, लेकिन मैं लेयर्स के साथ यह करने का प्रयास करूँगी। मैं सिर्फ यहाँ इस लेयर की एक कॉपी बनाती हूँ और लेयर्स मोड को ओवरले से बदलती हूँ और आप देख सकते हैं कि यह बहुत मजबूत प्रभाव है। मैं इसे उतना ज़्यादा नहीं चाहती हूँ, अतः मैं ओपेसिटी स्लाइडर को एक वैल्यू तक थोड़ा कम करती हूँ जहाँ मुझे लगता है यह अच्छा लग रहा है, शायद थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, मुझे लगता है यह ज़्यादा अच्छा है। मैं उसे हमेशा बदल सकती हूँ जब तक कि मैं चैनल की सूची पर जाने के लिए यहाँ माउस पर राइट क्लिक ना कर लूँ और फ्लैटन इमेज या मर्ज विजिबल लेयर्स ना चुन लूँ। फिर सारे बदलाव स्थायी हो जाते हैं, यह छोड़कर कि जब मैं यहाँ हिस्ट्री पर जाती हूँ और वापस जाती हूँ और हिस्ट्री को अनडू करती हूँ, लेकिन हम वह बाद में कवर करेंगे। अगली स्टेप है रीसाइजिंग। मैं इमेज मेन्यू पर क्लिक करती हूँ और स्केल इमेज विकल्प पर क्लिक करती हूँ। यहाँ मैं बस 800 पिक्सेल्स टाइप करूँगी और मुझे स्वतः ही हाइट के लिए वैल्यू मिल जाती है। जब मैं यहाँ इस लिंक को अनलॉक करती हूँ तो मैं इसे रीसाइज करते समय इमेज को बदल सकती थी। इंटरपोलेशन, मुझे लगता है मैं क्यूबिक चुनूंगी। मैंने पाया कि यहाँ सबसे उच्चतम लेयर ईंट की इमारतों के साथ कुछ कला का प्रभाव देती है। यह बहुत अजीब है और मुझे यह जांचना ही होगा। अब स्केल पर क्लिक करती हूँ और हम परिणाम को देखते हैं। Shift Ctrl E हमें पूरी इमेज को वापस देता है और जब 1 दबाती हूँ तो मुझे 100% जूम मिलता है। अब हम इमेज के चारों तरफ देखते हैं कि क्या इमेज में वास्तव में परेशान करने या ध्यान हटाने वाली कोई चीज़ है, लेकिन मुझे लगता है कि यह अच्छा हुआ है। अगली स्टेप शार्पनिंग है। मेरा लेंस बिल्कुल अच्छा है और मेरा कैमरा भी, लेकिन हमने इमेज में जोड़ तोड़ किए हैं, अतः यह थोड़ी सी शार्प की जानी है। मैं फिल्टर्स चुनूंगी और एनहांस पर क्लिक करती हूँ और यहाँ शार्पनिंग है। मैं अनशार्प मास्क भी प्रयोग कर सकती हूँ जो कि बहुत प्रभावशाली शार्पनिंग टूल है, लेकिन अभी के लिए शार्पनिंग काफ़ी है। यह टूल मूल रूप से सिर्फ एक विकल्प रखता है जो शार्पनेस स्लाइडर है। यह समायोजित किया जा सकता है और यह इस इमेज के लिए काफ़ी है। यह बिना शार्प की हुई इमेज है और जब मैं इस स्लाइडर को खींचती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शार्प की हुई इमेज मिलती है। आपको एक बहुत मज़ेदार प्रभाव मिलता है अगर आप इसे ज़्यादा दूर तक खींचते हैं। मुझे लगता है इस इमेज के लिए यह वैल्यू अच्छी है। अब बाल ज़्यादा साफ दिखते हैं, लेकिन यहाँ आप कुछ मिश्रण या विकृति देख सकते हैं, अतः हम इसे थोड़ा नीचे खींचेंगे और यह बेहतर है। मैं इमेज में किसी विकृति के बजाय थोड़ा सा बदलाव लाना चाहती हूँ। ये इस बात का सबूत है कि आपने इस इमेज में जोड़ तोड़ किए हैं। अतः अब परिणाम को देखते हैं। यह पूर्ण रूप से अच्छा दिखता है और अब आखिरी स्टेप है इमेज को सेव करना। मैं फाइल पर जाती हूँ और सेव एज़ पर क्लिक करती हूँ
और बस मूल फाइल के एक्सटेंशन को टिफ से जेपीजी में बदलती हूँ और सेव बटन पर क्लिक करती हूँ। मुझे एक चेतावनी मिलती है कि जेपीईजी विविध लेयर्स के साथ इमेजेस का नियंत्रण नहीं कर सकता है। ठीक है, अतः हमें उन्हें एक्सपोर्ट करना है। मुझे लगता है इस इमेज के लिए 85% एक अच्छी मानक वैल्यू है। अतः यहाँ मैंने इमेज को जेपीईजी इमेज की तरह सेव कर लिया है। आप इसे पूरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। बस इतना ही। मीट द गिम्प का पहला ट्यूटोरियल। भविष्य के ट्यूटोरियल्स में मैं निम्न विषय कवर करूंगी, जैसे गिम्प को सेट कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं और बदलते हैं आदि, और टूल्स और बहुत अधिक। अगर आप टिप्पणी भेजना चाहते हैं तो कृपया info@meetthegimp.org पर लिखें। अधिक जानकारी meetthegimp.org पर उपलब्ध है। मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। मुझे बताएं आपको क्या अच्छा लगा, मैं क्या अच्छा कर सकती थी। भविष्य में आप क्या देखना चाहते हैं। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।